Good morning, my dear students. I hope that all of you are hale and hearty at your homes and will be following the rules recommended by the government. This is very necessary for us because we are the real gems of India. We have to do many things in future, so it is our liability to save our life also. Because जान है तो जहान है, जान ही नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। इस नाते सबसे पहले हमें यह प्रयास करना होगा कि हमें अभी आकाश की गहराइयों को, सागर की गहराइयों को, आकाश की ऊंचाइयों को ना, हमें बहुत कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए। हम अनमोल रतन हैं। इस नाते हमको घर पे रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और लोगों को ये संदेश भी देना है। इस महामारी से बचाव का एक ही तरीका है कि अपने आप को बिल्कुल घरों में रखें, अनावश्यक रूप से इधर उधर ना जाएं, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण के फैलने की कोई गुंजाइश। आगे, as you know that school is running online classes, and in this chain today I am going to teach you contemporary India means first lesson of geography. The first lesson of geography is India, size and location. भारत क्या साइज है और उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। संसार का जो नक्शा है, संसार का जो मैप है, उस पर भारत की स्थिति क्या है, वो कहाँ पर स्थित है। अगेन, India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of the agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, जो इंडिया है वो जो विश्व की सबसे एनिशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उन सिविलाइजेशंस में एक है। और वर्तमान में भारत ने बहुत सारी प्रगति की है, चाहे वो सोशल प्रोग्रेस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो, चाहे वो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर हो, प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री हो, प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी हो। ओवरऑल भारत ने बहुत सारी प्रगति किया है। इस प्रगति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत विश्व में अपना एक अलग स्थान रखने में सक्षम हो पाया है। आगे, if you go in the history and want to know about the size of ancient India, यदि भारत के जो पुराना भारत है उसके साइज के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली every one of you will have seen, will have watched रामायण सीरियल। हम में से प्रत्येक ने रामायण सीरियल को देखा हो। Nowadays
Doordarshan is also showing Ramayana and Mahabharata. महाभारत सीरियल को देखा हो. These serials say many things about our ancient history. ये सीरियल्स हमारी एनिशियंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं. दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ इंडिया इन एनिशियंट टाइम. कंसिडर दिस, रिमेंबर दिस. याद रखिए, हम हिस्ट्री को ला रहे हैं not for the study of history but only to know the size of the ancient India, because this chapter is on size and location. ये चैप्टर भी आपका साइज और लोकेशन पर ही है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री तो लाना पड़ेगा. There is a character in Mahabharata and his name is शकुनी. एक महाभारत में कैरेक्टर है जिसका नाम है शकुनी. आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल. तो वो जो है उसको बार बार आप देखते होंगे, उसको बार बार कहा जाता है गांधार नरेश शकुनी, गांधार नरेश शकुनी. इट मीन्स द प्रेजेंट कांधार ऑफ अफगानिस्तान इज गांधार. इन एंशिएंट टाइम इट्स नेम वाज गांधार. वर्तमान में जो कांधार है, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, वो पहले गांधार हुआ करता था. दिस शोज दैट इन द टाइम ऑफ महाभारत Afghanistan was also the part of India. अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था. बट दिस इज द मटेरियल ऑफ हिस्ट्री. वी कांट गो वेरी डीप इनटू द हिस्ट्री. अगेन वी हैव टू स्टडी only on the present situation. And the present situation is that from Kashmir to Kanyakumari. Easily we can say that from Kashmir to Kanyakumari, India is a country. India is very vast, lying entirely the northern hemisphere. Northern hemisphere, गोलार्ध. हम जो पूरा वो एक पृथ्वी का जो गोल स्वरूप होता है, उस गोल स्वरूप को अगर हम बीचों बीच एक लाइन देते हैं, तो लाइन देने में जो आधा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध. वो उत्तरी गोलार्ध का एक हिस्सा होता है. द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 degree 4 minute north and 36 degree 6 minute north, and longitude means deshantar 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. This is location. And what about size? The land mass of India has an area 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्तमान में यू नो दैट 1 million is equal to 10 lakhs. 1 million is equal to 10 lakhs.
And the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. Definitely you know mathematics and you also know the square. 3.28 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 10, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा हमारी समझ में आएगा इतने, मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की टोटल एरिया है इंडिया। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। 2.4, ये 2.4 जो हिस्सा है, जितनी भी पूरे वर्ल्ड की जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.5वां भाग है। एंड नाउ बिकॉज वी कांट शो द कंप्लीट फिगर but try to, पूरा फिगर तो हम नहीं दिखा सकते लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बिकॉज फिगर इज नॉट क्लियर। अगेन, यदि आपके पास बुक्स होती तो ये चीजें काफी आसान होती। इंडिया इज बाउंडेड बाय young fold mountains in the northwest and northeast, south of about 22 degree north latitude. It begins to taper means patla hona. If you watch the map of the India, you see that नीचे का जो हिस्सा है इंडिया का ये थोड़ा टैपर हो रहा है। टैपर मीन्स थोड़ा पतला हो रहा है। देयर इज अ रीजन ऑफ टेपरिंग। इसके टेपरिंग का एक कारण है। इट एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन, डिवाइडिंग इट टू सीज एंड अरेबियन सीज ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन। एक साइड में आप देखें तो इंडियन ओशियन है और एक साइड में आप देखें तो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल है। ये एक हिस्सा दो सागरों को आपस में बांट देता है। यू नो दैट वी आर टेकिंग आवर स्टडीज ऑनलाइन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो यू द मैप्स। If it was possible, I show you maps also. And again, we will try to understand the real position of India, real geographical position of India, real geographical position of India in the world. This is the figure. By this figure, you can understand what is the real geographical position of India and what part of the world India acquires. You can see that the most big country is Russia. जो सबसे बड़ा देश है वो रसिया है। 17.09% of the total land is of Russia. 17.09, पूरे विश्व का जो 17.09 हिस्सा है वो रसिया के पास है, जिसको हम आज की डेट में सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। एंड द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इज कनाडा। 9.98% of the total land of the world is of Canada. Remember this, that the Canada is the second largest country on the geographical ground in the world. And third, USA, United States of America. अमेरिका सभी लोग जानते हैं। America has also 9.62 of the total geographical land of the world. And third,
चाइना, फोर्थ चाइना, 9.59% of the total land is acquired by China. Brazil, 8.51%, 7.69% Australia, and 3.28% of the total land of the world is acquired by India. Thus, we see that India is the seventh largest country of the world on the geographical ground. भौगोलिक पृष्ठभूमि में ये विश्व का 7वां बड़ा देश है. But one more important thing is this, that on the ground of the population, India is the second largest country. जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो यह दूसरा सबसे बड़ा देश है. And now we analyze, विश्लेषण करेंगे हम. We analyze this figure and try to understand what is the real situation of the India on the geographical ground in the world. When we analyze, we find out that Russia is 6 times big than India. जो रसिया है, जिसको हम सोवियत संघ या रूस के नाम से जानते हैं, वो भारत से 6 गुना बड़ा है. जो इंडिया की लैंड है, जो जमीन है, उस जमीन की 6 गुना अधिक जमीन रसिया के पास है. और कनाडा लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 गुना बड़ा है. अमेरिका भी लगभग 3 गुना बड़ा है. चाइना भी लगभग 3 गुना बड़ा है. और ब्राजील 3 गुने से थोड़ा सा कम है. और ऑस्ट्रेलिया 2 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है. तो we see that on the geographical ground, definitely, no doubt that we are on the 7th position, but there is a large difference between 1st position and 7th position. The Indian landmass has central location between the East and the West Asia. You know, in Asia continent, India is the largest country. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes which connects the countries of Europe and West and the countries of the East Asia provide a strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsula portends into Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe, from western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. India's contacts with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passes to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. जब हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, जो तमाम सारे जिसको पासेस
passes means the way between two mountains. दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम पासेस कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है जिसको दर्रा भी बोलते हैं। तो ये दर्रे दूसरे देशों से हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे देश के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री मार्ग हैं, वो समुद्री मार्ग भी दूसरे देशों से संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एनिशियंट टाइम में, पुराने समय में, हम वास्को डी गामा से ले लें या चीन के तमाम सारे यात्री यहाँ पे आए या तमाम सारे देशों से यहाँ पे यात्री आए, वो सब के सब समुद्री मार्ग से ही आए। या अरबियन कंट्रीज से जो तमाम सारे यात्री आए इस देश में, इस देश को जानने के लिए, समझने के लिए, या जैसे भी आए हों, तो उन्होंने दर्रों का इस्तेमाल किया है। The routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient. ये जो रास्ते हैं, होता क्या है कि एक देश में एक चीज होती है, दूसरे देश में दूसरी चीज होती है, और दोनों देशों के लोगों को दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब ये है कि हमारे वहाँ की चीज वहाँ के लोगों को मिल जाए और वहाँ के लोगों की चीज हमको मिल जाए, वहाँ की जो चीज है वो हमको मिल जाए। ऐसे में ये जो रूट्स हैं, ये जो रास्ते हैं, चाहे वो सी वे हो या माउंटेन वे हो या पासेज हो, इनसे ही सामानों की आवाजाही होती है। तो ये पुराने समय से ही हमारे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, Muslims and other merchandise were taken from the India to different countries. हमने आपको बताया कि जैसे कोलंबस और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, अंग्रेज यहाँ पे आए, चाहे वो मसालों के लिए आए हों, चाहे हमारी समृद्धि से आकर्षित होकर के यहाँ आए हों, उन्होंने सी वे का इस्तेमाल किया। या तमाम सारे आक्रमण हुए अरबियन कंट्रीज के लोगों के द्वारा हमारी समृद्धि से आकर्षित होकर के उन्होंने भी दर्रों का ही इस्तेमाल किया है। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डूम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हम एक देश से सामान ही नहीं लाते हैं, बल्कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो आर्ट है, वहाँ की जो कला है, वो सबको एक्सपोर्ट करते हैं, सबको इंपोर्ट करते हैं। हमारे वहाँ की जो कला है, हमारे वहाँ की जो संस्कृति है, हमारे वहाँ की जो चीजें हैं, जो कल्चर है, तो हम इनका भी आदान प्रदान करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाना पड़ता है, और लोगों को आने के लिए, जाने के लिए निश्चित रूप से मार्ग की आवश्यकता, रूट्स की जरूरत पड़ती है। और रूट्स की जरूरत पड़ती है तो ये रूट्स ही हमारे काम आते हैं। आगे आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड all the things what I taught you, and next day I will come to you with a new lesson. Thank you.